हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने शारदा क्लासेस के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का एक चैप्टर मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। सबसे पहले चैप्टर के शुरुआत में हम दो शब्दों को पाते हैं, मेकिंग और ग्लोबल वर्ल्ड। तो वर्ल्ड ग्लोबल कैसे बना, यानी दुनिया में सारे देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हुए, इसकी पढ़ाई शायद हमें इस चैप्टर में करनी है। हम देखेंगे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो आज हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। आज हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके द्वारा दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं और वे व्यापार के माध्यम से, या चाहे कैपिटल का फ्लो हो या ह्यूमन फ्लो हो, आदमी का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना हो या गुड्स का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना हो, इन चीज़ों की चर्चा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब से मनुष्य का इस धरती पे प्रादुर्भाव हुआ, जब से मनुष्य का अस्तित्व है और मानव समाज बना, तब से ही इस धरती पर मनुष्य ने ट्रेड करना शुरू किया और माइग्रेशन होते रहा और कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी होता रहा। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? अपने आप को, अपने देश के इकोनॉमी को दूसरे देश के इकोनॉमी के साथ मर्ज कर देना, मिला देना, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। वह ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम है और इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है जिसमें ट्रेड आता है, माइग्रेशन आता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता है। माइग्रेशन आप समझते हैं, लोगों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना। अब आना जाना अनेक कारणों से हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल टाइम्स में लोग एक देश से दूसरे देश में केवल अपने व्यापारिक उद्देश्यों से जाते थे। हो सकता, अब देखिए यहाँ पे उसको मैंने एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को कि मूवमेंट किस लिए। तो ट्रेवलर्स मूव करते थे, ट्रेडर्स मूव करते थे, प्रीस्ट मूव करते थे, पिलग्रिम्स मूव करते थे, और लोग वो जिनके अपने देश में किसी कारणवश राजा उनको सजा देने के लिए उनकी खोज में लग गए थे, तो उस सजा से भागने के लिए लोग दूसरे देश में चले जाते थे। पिलग्रिम्स जो होते थे, तीर्थयात्री, वो पिलग्रिमेज टू विजिट द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, वो तीर्थयात्री तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए जाते थे। पुजारी जो हैं या धर्म प्रचारक, मिनिस्टर्स कह लीजिए, वो एक देश से दूसरे देश में घूम घूम करके अपने धार्मिक विचारधाराओं को प्रोपेगेट करते थे। और ट्रेडर्स बाई और सेल करने के लिए जाते थे। ट्रेवलर्स अलग अलग जगहों का पता लगाने, अलग अलग नए रूट्स का पता लगाने के लिए जाते थे। उसके बाद जब ये मूवमेंट हुआ तो उस मूवमेंट का प्रभाव क्या हुआ? तो उस मूवमेंट का जो प्रभाव हुआ उसको मैंने थोड़ा सा नोट्स के रूप में आपके लिए लिख दिया है कि आपके स्टडी में आपको सहायता करे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या धीरे धीरे वीडियो को स्लो करके इसका नोट भी बना सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। आउटकम्स, लोगों के मूवमेंट का आउटकम क्या हुआ कि गुड्स और मनी, सामान और पैसा मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साथ ही जब आदमी जाएगा तो आदमी का ढंग, आदमी की विचारधाराएं, आदमी के मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य भी, ये भी स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी लोगों के मूवमेंट का प्रभाव ये हुआ कि गुड्स एंड मनी स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आइडियाज, स्किल्स एंड वैल्यूज ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके साथ ही साथ नए नए इन्वेंशंस जो एक जगह पे हुए थे वो भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैले। जो नए आविष्कार हुए थे वो फैले। और एक जो नेगेटिव बात हुई वो यह कि एक जगह पे के लोगों को कोई बीमारी होती थी, कम्युनिकेबल डिजीज होती थी, वह भी जब वो दूसरे जगह जाते थे तो जाकर के फैल जाती थी। जैसे अब इस सारी चीज़ों का सबूत मिलता है। हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ें वो रोमन सिविलाइजेशन में भी मिली हैं, वो वेस्ट एशिया में भी मिली हैं, अफ्रीका में भी मिली हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिली हैं। तो ये सबूत है, ये ओल्ड टाइम्स में रिवर वैली सिविलाइजेशंस के बीच में व्यापार का सबूत है कि यहाँ भी चीज़ें मिला करती थी। अब 1.1 में आपको आता है प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात के दौरान ही सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट क्या है जानते हैं आप कि रूट का मतलब रास्ता होता है,
रूट का मतलब रास्ता, तो सिल्क 1.1 आपका टॉपिक है, सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। तो ये सिल्क रूट उन सारे रास्तों को कहते हैं जिनसे सिल्क का व्यापार चीन से, चूंकि सिल्क का आविष्कार चीन में ही हुआ था, तो चीन से सामान या सिल्क के कपड़े यूरोपियन मार्केट में जहां बहुत ज़्यादा डिमांड में थे वहां पहुंचाए जाते थे। उन सभी रास्तों को सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। वो लैंड से भी होते थे और सी रूट से भी व्यापार होता था। तो इस व्यापार ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका इत्यादि को सबको इंटरलिंक कर दिया और ये व्यापार ईसा पूर्व से BC से शुरू होकर और AD 1400 तक यानी 15th सेंचुरी तक बहुत अच्छे से चलता रहा, फला फूला। अब कौन कौन सी चीज़ों का व्यापार होता था इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि चाइना से चाइना क्ले, जो चीनी मिट्टी के बर्तन थे, वो भी जाते थे। भारत से टेक्सटाइल्स का व्यापार होता था उसी रूट से, सिल्क रूट से ही, और मसालों का व्यापार होता था। तो ये सारी चीज़ें जाती थी एशिया से, लेकिन उसके बदले में गोल्ड एंड सिल्वर केम टू एशिया फ्रॉम यूरोप। यूरोप से सोना और चांदी बदले में, चूंकि कीमत तो मिलेगी ना इन चीज़ों की, तो सोना चांदी आया करता था। साथ ही क्रिश्चियंस भी यूरोपियन कंट्रीज से एशिया में आने लग गए, और जो वेस्ट एशिया है जहां अरबियन कंट्रीज हैं वहां इस्लाम का प्रादुर्भाव हो चुका था, तो मुस्लिम लोग भी आकर के एशिया के और बाकी देशों में भी फैल करके अपना धर्म प्रचार करने लगे। बुद्धिज्म इंडिया से, जो ईस्ट इंडिया में बुद्धिज्म शुरू हुआ था, वहां से फिर दूसरे देशों में फैलने लगा। अब 1.2 में है कि फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो, स्पैगेटी एंड पोटैटो मेन दिया गया है, लेकिन भोजन के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और भोजन ने भी लोगों को प्रभावित किया, दुनिया को ग्लोबलाइज होने में मदद किया। तो ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स जो होते थे वो जहां जाते थे तो न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते थे। अपने देश के क्रॉप्स को जहां गए वहां रुक गए तो वहां पे लगाने का काम करते थे, तो वहां के लोगों को उस तरह की फसल उगाने आ गया। वो नूडल्स जैसे कुछ उदाहरण दिया गया कि नूडल्स चाइना में थे, लेकिन वहां से यही नूडल्स जब यूरोप चले गए तो वहां स्पैगेटी के नाम से जाने गए। पास्ता, जो अरेबियन ट्रेडर्स थे वो लोग पास्ता को लेकर के सिसिली तक पहुंचा दिए। सिसिली कहाँ है? इटली में है। उसके बाद से बात आती है कि पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिल्ली, ये सारे फसलें जो है आज हम खाते हैं। हमारे थाली में आलू की सब्जी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मक्का, टमाटर, मिर्च, ये सब आराम से दिखता है और आप सबों को लगता होगा कि हाँ जी ये तो यहीं का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब इंडियंस को 1400 ईस्वी तक नहीं पता था। इन सारे फसलों के बारे में इंडियंस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट देम, लेकिन ये अलग अलग जगहों से आए। और कैसे आए? जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर कर दिया तो उसने अमेरिका से इन चीज़ों को यूरोप लाया और यूरोप से अलग अलग देशों में ये फसलें फिर उपजाई जाने लगी। जहाँ जहाँ यूरोपियंस गए ये फसलें जाने लगी। अब बात आती है कि आयरलैंड पोटैटो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि गरीबों का स्टेपल फूड हो गया, और 1840s के ईस्वी में। और एक बार जब फसल बर्बाद हो गई किसी बीमारी के चलते, आलू की फसल बर्बाद हुई, तो लाखों लोग आयरलैंड में अकाल के चलते मर गए, भोजन की कमी के चलते मर गए, क्योंकि आलू कम हो गया था। अब 1.3 में है कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है 16th सेंचुरी के बाद से सिकुड़ गया। अब सिकुड़ने का मतलब दुनिया सिकुड़ नहीं गई, दुनिया के एक से दूसरे जगहों के बीच की दूरी कम हो गई। हुआ क्या कि यूरोपियन सेलर्स जो है नए नए रूट्स फाइंड करने लगे। क्यों फाइंड करना पड़ा उनको? क्योंकि मेडिटेरेनियन सी पे टर्किश लोगों का अधिकार हो गया था, तो अब उधर से उनको नहीं आने देते थे। तो एशिया और अमेरिका में नए नए रूट खोज लिया गया। आपको मालूम है कोलंबस ने 1498 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर ली। उसी दौर में स्पेन और पुर्तगाल से नाविक निकल के दुनिया के अलग अलग देशों में गए। जैसे पुर्तगाल से वास्को डी गामा इंडिया के कालीकट आ गए। बिफोर दैट द इंडियन ओशन द बिजिएस्ट ओशन, यहाँ लिखा हुआ है। मैंने शॉर्ट में बातों को नोट टाइप का बना दिया है ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी सारी बातों को जान लेंगे। उसके पहले इंडियन ओशन सबसे बिजी ओशन था। बिजी इन द सेंस कि सबसे ज्यादा आवागमन इंडियन ओशन से होता था, क्योंकि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लोग जानते ही नहीं थे कि दुनिया है।
वो अटलांटिक ओशन के उधर लोग मानते थे कि दुनिया है ही नहीं, नर्क का द्वार खुलता है, कोई जाता भी नहीं था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से व्यापार ज़्यादा होता था, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ईस्ट एशिया से। तो इंडियन ओशन बिजिएस्ट था, लेकिन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट सबसे इम्पोर्टेंट जगह था। लेकिन जब अमेरिका की खोज हो गई और यूरोप से अमेरिका लोग आने जाने लग गए, तो क्या हुआ कि अमेरिका में पेरू और मैक्सिको का जो चांदी है वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। यूरोपियंस वहाँ से चांदी ले आ करके और दुनिया के अलग अलग देशों में जा करके व्यापार करने लग गए। अब तो इस तरह से यूनिट 1 आपकी कंप्लीट होती है और यूनिट 2 शुरू होती है। लेकिन थोड़ी सी बात अभी इसमें बाकी है कि इतना ज़्यादा सोना चांदी धन हुआ करता था, अमेरिका से चांदी आता था, तो कि लीजेंड्स थे, बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धन है। जैसे एल डोराडो एक स्थान है जहाँ पे गोल्ड का माइंस हुआ करता था, सोना बहुत था। ये काल्पनिक कहानियों में मिला। स्पेन ने क्या किया, स्पेन निवासियों ने, कि अमेरिका को जीतने के लिए डिजीज का सहायता लिए। स्पेनिश और पुर्तगाली ये सब लोग स्मॉल पॉक्स के मरीजों को ले जा करके अमेरिका वालों को इन्फेक्ट कर देते थे और अमेरिका के ज़्यादा लोग मरते थे और उसके बाद से इनका कब्जा हो जाता था। उसके बाद तो ऐसी परिस्थिति के चलते हुआ क्या कि 19th सेंचुरी में पॉवर्टी, हंगर यूरोप में कॉमन था। अब 19th सेंचुरी यूरोप की थोड़ी सी एक झलक हम लोगों को देखने मिलेगी कि वहाँ बहुत गरीबी थी, भूखमरी ज़्यादा थी, शहर में बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ करते थे क्योंकि काम की तलाश में लोग भागे भागे शहर जाते थे और रहने का कोई जगह नहीं, काम मिलने की ठिकाना नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और उसी दौरान बहुत सारी महामारियां फैलती थी, जो कैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है उसी तरह प्लेग फैल जाता था, कॉलरा फैल जाता था, हजारों हजार लोग मरते थे। रिलीजियस डिसेंटर्स प्रोसिक्यूटेड होते थे, जो लोग क्रिश्चियन धर्म का विरोध करते थे वहाँ पे उनको फांसी पे लटकाने का आदेश होता था। इन सारे कारणों से, गरीबी के चलते, भुखमरी के चलते, क्राउड के चलते, बीमारियों के चलते और सजायाफ्ता होने के चलते लोग वहाँ से भाग के अमेरिका जाने लग गए। और अमेरिका के जो व्यापार था, अमेरिका जाकर के वहाँ पे ये लोग धीरे धीरे अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगे। और अफ्रीका से जो गुलाम ले जाए जाते थे, आपको पता होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अफ्रीका से स्लेव ट्रेड होता था, तो उधर ले जाके वो लोग कॉटन ग्रो कराते थे, शुगर ग्रो कराते थे और वो सब यूरोप में बेचते थे तो धनी होते थे। अब कहा जा रहा है कि उस समय में, उस दौरान इंडिया और चाइना दुनिया के सबसे धनी देशों में थे 18th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी में चाइना आइसोलेट नहीं, 15th सेंचुरी के बाद, 15th सेंचुरी के बाद से चाइना ने अपने आप को एक तरह से बंद कर लिया था, रहस्यमय ढंग से अपने को बंद कर लिया था। अपने यहाँ ना ज़्यादा लोगों को आने देता था, ना अपने यहाँ के लोगों को ज़्यादा अलग जाने देता था। तो परिणाम यह हुआ कि यूरोप जो है धीरे 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 दुनिया का सबसे बिजी और इम्पोर्टेंट कंटिनेंट बनने लग गया। 19th सेंचुरी में 1815 से 1950, अब ये सेकंड यूनिट शुरू होता है कि 1815 से 1915 तक क्या क्या हुआ। तो बहुत ज़्यादा बदलाव का समय था ये दुनिया में। आज दुनिया जिस तरह दिखती है हमें, इसका बहुत बड़ा श्रेय इन 100 वर्षों को जाता है, 1815 टू 1915। बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने लिखा है कि ग्रेट चेंज टुक प्लेस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इकोनॉमिक मूवमेंट्स क्या क्या हुए, ट्रेड होता था, कॉटन और व्हीट का मेनली, लेबर एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा, एक देश से दूसरे जगह लोग जाने लगे, और कैपिटल का फ्लो भी बढ़ गया। क्यों, अब उसको देखेंगे। 2.1 में है कि वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी अपने रूप में आई, कहा जा रहा है कि चेंज इन पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जब टेक्नोलॉजी का विकास हो गया तो फूड को प्रोड्यूस करने में, फसलों को उगाने का पैटर्न बदलने लगा। लोग अब ज़्यादा अच्छे चीज़ों को देखने लगे, अच्छे आसान उपाय खोजने लग गए। अब देखिए हुआ क्या कि इंग्लैंड के, यूरोप में, ब्रिटेन में, ये मैंने लिखा है ब्रिटेन में, ये 3-4 बातों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। पॉपुलेशन ग्रो किया, अर्बनाइजेशन होने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। इन सारे चीज़ों के चलते, चूंकि वहाँ अब पॉपुलेशन ग्रो कर रहा था तो भोजन की आवश्यकता तो बढ़ेगी, भोजन का डिमांड तो बढ़ेगा, लेकिन
अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते खेती से लोग अलग हटे, तो जो फूड रिसोर्सेस थे उनमें प्राइस हाइक हो गया, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी। तो वहाँ के जो किसान लोग थे उन्होंने अपने सरकारों को प्रेशराइज किया कि आप बाहर से आने अनाज के आयात को रोकिए, इम्पोर्ट को रोकिए। तो सरकार ने बहुत सारे लॉज बनाए रोकने के लिए, जिनको कॉर्न लॉज के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ। तो कॉर्न लॉ सरकार ने बनाया और रेस्ट्रिक्ट कर दिया विदेशी आयात पे, लेकिन शहर वालों को दिक्कत होने लगी, भोजन का कीमत बढ़ने लगा, फूड शॉर्टेजेज होने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने क्या किया कि फिर प्रेशर किया, सरकार के ऊपर प्रेशर दिया, तो सरकार ने कॉर्न लॉज को एबॉलिश कर दिया और सरकार अलाउ कर दी, ब्रिटेन की सरकार, इंपोर्ट को। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिली। अब विदेश में कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ तो लोगों का इनकम भी बढ़ा, इनकम बढ़ा तो हायर इंपोर्ट होने लगा, कंजम्पशन बढ़ता है। जब भी इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक। जैसे तो उसके चलते अब कंजम्पशन बढ़ा तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जंगलों को लोगों ने क्या किया, काट के साफ किया और साफ करके खेत बनाने लगे कि फसल उत्पादन करके हम वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। उसी दौरान केवल फसल उत्पादन करने से काम नहीं चलता, फसल को पोर्ट तक एक्सपोर्ट करने के लिए, पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रेलवे एक्सपेंशन की जरूरत थी, पोर्ट को डेवलप करना था, और चाहे रेलवे हो चाहे पोर्ट हो वहाँ पे सेटलमेंट्स बनेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ी, और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ऐसे देश हैं जहाँ आदमी की कमी थी। तो अब यूरोप से इन जगहों पे बहुत ज़्यादा लोग जाने लग गए और कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी होने लगा। और कैपिटल कहाँ से आने लगा? लंदन के जो धनी मनी लोग थे उन लोगों ने अब विदेशों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने शुरू से पढ़ा, पहले से पढ़ा कि किस चीज़ का मूवमेंट होता था, आदमी का मूवमेंट होता था, कैपिटल का मूवमेंट होता था। तो यहाँ पे अब दिखने लगा, लेबर मूव्ड टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, 50 मिलियन फ्रॉम यूरोप। देखिए कहा जा रहा है कि उस दौर में कितना ज़्यादा मूवमेंट हुआ कि 50 मिलियन लोग यूरोप से माइग्रेट किए, और दुनिया में कम से कम 150 मिलियन लोग, 150 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे माइग्रेटेड फ्रॉम देयर नेटिव होम्स। इंडिया में भी ब्रिटिश लोगों ने अपना कैनल सिस्टम डेवलप किया पंजाब में, और वहाँ कॉटन, व्हीट और रबर उपजाने लग गए, ताकि वहाँ से उपजा करके वो कॉटन, व्हीट और रबर वहाँ ब्रिटेन में भेज सकें। फिर टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया दुनिया को ग्लोबल बनाने में। रेलवेज, स्टीम शिप्स और टेलीग्राफ, ये बहुत बड़े, ये टेलीग्राफ क्या है? टेलीग्राम भेजा जाता था, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और रेलवे और स्टीम शिप ट्रांसपोर्ट के माध्यम थे। क्यों इनकी जरूरत पड़ी? क्योंकि कोलोनाइजेशन होने लगा, नए नए इन्वेस्टमेंट कॉलोनियों में होने लगे, और ट्रांसपोर्ट भी इम्प्रूव होने लगा कॉलोनियों में। अब देखिए तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि बढ़ावा कैसे दिया। देखिए एक बड़ा उदाहरण दिया है आपकी किताब में, मीट का व्यापार, मीट ट्रेड। 1870 तक अमेरिका से यूरोप को जानवर ही एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे, जानवर ही भेज दिए जाते थे, और यूरोप में जानवरों को काटा जाता था और वहाँ उनका मीट बेचा जाता था। परेशानी क्या होती थी इसमें कि बहुत सारे जानवर रास्ते में मर जाते थे, या बीमार हो जाते थे, या इस तरह से भूख से उनका वजन कम हो जाता था कि वहाँ जाते जाते जो व्यापारी इस व्यापार में लगे हुए थे उनको घाटा होता था। लेकिन जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स का आविष्कार हो गया, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, अब शिप ही फ्रीज हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि अब ट्रांसपोर्ट इजी हो गया। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से एनिमल वहीं पे काट दिए जाते थे, वहीं पे उनका मीट पैक कर दिया जाता था और अब एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो ऐसे में क्या हुआ, कीमतें कम हुई। तो कीमत कम हुई तो पुअर कुड ऐड मीट, बटर, घी, एग्स टू देयर डाइट। अब गरीब भी अपने भोजन में इन चीज़ों को खा पाता था, नहीं तो पहले व्हीट से बनी हुई रोटी और आलू से बनी हुई सब्जी उसका स्टेपल फूड हुआ करता था। देखिए 2.3 में बताया गया, लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म क्या हुआ कि दो ट्रेड एक्सपेंडेड, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज्ड, बट यूरोपियंस कॉलोनाइज्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इसमें यही दिया है कि 19th सेंचुरी में ट्रेड बढ़ा, लेकिन यूरोपियंस ने दुनिया के अलग अलग इलाकों को कब्जा कर लिया और अपना कॉलोनी बना लिया। अब देखिए रिंडर, अब 2.4 में है कि रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग
अफ्रीका में लोगों के पास जमीन खूब थी, लाइव स्टॉक खूब था, वहाँ के लोग मजदूरी नहीं करते थे, सबकी जरूरत अपने जमीन से पूरी हो जाती थी और अपने मवेशियों से। यूरोपियन ने उनके रिसोर्सेस को देख के वहाँ अट्रैक्ट हुए और वहाँ जाके किसी तरह कब्जा कर लिया। पूरे अफ्रीका को इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल आदि देशों ने आपस में बांट लिया था। एकदम मतलब कि पूरा अफ्रीका ही इनका कॉलोनी बन गया था। तो वहाँ पे लेबर का तो वहाँ पे अब जब डेवलपमेंट करना शुरू किया तो लेबर का शॉर्टेज हुआ। अब तो चूंकि वहाँ लोग मजदूरी करते नहीं थे तो इनका काम कौन करेगा, इसलिए इन्होंने अब बुद्धि लगाया और क्या किया कि सब पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। इतना टैक्स लगा दिया कि बिना मजदूरी किए उनका टैक्स पे ही नहीं हो पाता। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इन लोगों ने बदल दिया और केवल एक ही संतान अपने पिता की संपत्ति ले पाती, तो जिन संतानों को नहीं मिलती वो मजदूरी करते। और माइन वर्कर्स जो थे उनको भी अलाउ किया गया कि तुम बाहर नहीं जा सकते, यानी माइनिंग में इनकी सहायता करेंगे। और मेनली दो चीज़ों के चलते ही ये अट्रैक्ट हुए थे वहाँ की ज़मीन और वहाँ की माइनिंग। 1880 में रिंडर पेस्ट नामक एक बीमारी जो इटालियन सोल्जर्स को खिलाने के लिए यूरोप से जो मवेशी गए थे उन्हीं में चली गई थी और अफ्रीका में जाके फैल गई। परिणाम ये हुआ कि जो लैंड और लाइव स्टॉक अफ्रीकियों को हेल्प करता था, वह कैटल लाइव स्टॉक का 90% मर गया, 90% मवेशी मर गए। तो इसके मर जाने से वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई और मजदूरी करने के लिए वे लोग बाध्य हो गए। तो इस तरह से ये चैप्टर था। अब 2.5 में है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। देखिए 19th सेंचुरी में एक कंट्राडिक्शन था, बहुत तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ लेकिन कहीं कहीं इलाकों में बहुत ज़्यादा मिजरी भी थी। बहुत लोगों का इनकम बढ़ा लेकिन बहुत लोग गरीब भी हो गए, बहुत सारे इलाके गरीब हो गए, बहुत देश धनी हुए, बहुत सारे देश गरीब हो गए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ लेकिन बहुत सारे पहले की व्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इंडियन और चाइनीज लेबरर्स जो है पूरे दुनिया में चारों तरफ जाने लगे रोड बनाने, रेलवे बनाने के लिए। इंडेंचर्ड लेबर एक ऐसा सिस्टम था जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम था। इसमें वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था और स्पेसिफिक टाइम तक काम करना होता, बदले में वहाँ पे एम्प्लॉयर इनको घर वापस आने या दूसरे देश में जाने की व्यवस्था कर देता। इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर जो है कहाँ से आते थे, तो वहीं गरीब राज्य बिहार, यूपी, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु से। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गई थी, लैंड रेंट अंग्रेजों ने कब्जा करके बहुत बढ़ा दिया था और लैंड जो है माइनिंग के लिए और प्लांटेशन के लिए साफ कर दिए जाते थे, यानी लैंड छीन करके और माइनिंग करी जाती थी। तो ये लोग गए कहाँ यहाँ से, तो ये लोग यहाँ से गए कैरेबियन कंट्रीज में, ट्रिनिडाड, टोबैगो, हाँ ये सारे देश हैं, मॉरिशस, फीजी, सिलोन, मलय और अपने ही देश आसाम में। और इनको एजेंट लोग बहला फुसला करके भर्ती कर देते थे, कहते थे कि चलो बहुत सारी अच्छी बातें हैं वहाँ पे, सारा तुम लोगों का ठीक हो जाएगा स्थिति, लेकिन एक्चुअली होता वैसा नहीं था और ये जाके फंस जाते थे, वापस भी नहीं आ पाते थे। तो पिक्यूलियर वेज, तो लेकिन वहाँ पे सरवाइव करने का इन्होंने पिक्यूलियर वेज भी निकाला। जैसे जो यहाँ पे मनाया जाता था पर्व मुसलमान भाई लोगों का, उस पर्व को वहाँ पे होसे नाम दिया इन लोगों ने। क्या नाम दिया? होसे। और होसे में ये जो तरीका निकालते थे, इमाम हुसैन का पर्व जो हुआ करता था उसमें एकदम वायलेंट रूप लेकर के अपना यूनिटी दिखाते थे कि उनसे थोड़ा सा डरे लोग। एक रास्ताफेरियनिज्म का एक नया चीज बना है वहाँ पे, सिमिलरली प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रास्ताफेरियनिज्म वहाँ पे शुरू हुआ। फिर एक चटनी म्यूजिक बनी, अलग अलग इलाकों के लोगों का म्यूजिक का तरीका जो है सबको मिला के एक किया गया और उसको चटनी म्यूजिक नाम से जाना गया। अब कहा जा रहा है कि 1921 इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम, यहाँ पे भारत में जो देशभक्त लोग थे, जो नेता लोग थे, उन लोगों ने बड़ा प्रेशर बनाया इंडियन गवर्नमेंट पे, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी। तो 1921 में उसको ये किया गया, एबोलिश कर दिया गया। अब आता है इंडियन इंटरप्रेन्योर्स अब्रोड। धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ साथ कुछ इंडियन लोग भी लगे हुए थे उन्हीं के साथ व्यापार में। तो कैपिटल ये प्लांटेशन
वालों को देते थे। और जैसे एक नाम आता है इसमें, शिकारी पुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टाई चेट्टियार्स, ये बैंकर्स थे और ट्रेडर्स को हेल्प करते थे। इंडियन ट्रेडर्स फॉलोड यूरोपियंस टू अफ्रीका, यहाँ से अफ्रीका भी गए, जैसे हैदराबादी सिंधी लोग, और वहाँ पे जहाँ जहाँ पोर्ट होता था वहाँ पे कुछ लोकल क्राफ्ट की चीजें बना करके बेचते थे। इंडियन ट्रेड कोलोनियलिज्म एंड द वर्ल्ड ग्लोबल सिस्टम, कहा जा रहा है कि इंडियन कॉटन अपने जमाने का सबसे फाइनेस्ट कॉटन हुआ करता था, उससे बढ़िया कॉटन दुनिया में कहीं नहीं बनता था। तो यूरोप में खूब डिमांड में था, और जब वो कॉटन यूरोपियन डिमांड में था तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पे कंपनीज बनाने लग गई, तो उनको अपना कपड़ा ही नहीं बिकता था यूरोप में, तो उन्होंने अपने सरकार पे प्रेशर किया कि आप रोक लगाओ इंडियन इंपोर्ट्स पे। सरकार ने रोक लगा दिया। और दूसरी बात हो गई कि उन लोगों ने अपना ओवरसीज ट्रेड भी फैलाया, दुनिया के दूसरे देशों में भी बेचने लगे। तो दुनिया के दूसरे देशों में जहां भारतीय कपड़े बिकते थे, अब फिर ब्रिटिश कपड़े आ गए, तो उनको और इंडियंस को दिक्कत होने लग गई। परिणाम ये हुआ कि जो भारत का जो इंपोर्ट था कॉटन का, वो जो 30% हुआ करता था, 1815 में वो आकर के 15% पे हो गया, और 1870 आते आते 3% हो गया। तो यहाँ से एक्सपोर्ट क्या करते थे अंग्रेज, चूंकि कब्जा जमा लिया था उन लोगों ने, वो एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल जो वहाँ के फैक्ट्रियों को ज़रूरत होती थी। और परिणाम दिखता है सामने कि एक्सपोर्ट जो है यहाँ से 5% से 35% हो गया रॉ मटेरियल्स का, और मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों का में जो कॉटन है वो 30% से 3% पे आ गया। क्या एक्सपोर्ट होता था? इंडिगो, नील और ओपियम यहाँ से एक्सपोर्ट करके वो लोग चाइना भेजते थे, और चाइना से चाय और ये सारी चीज़ें मंगाते थे। तो चाइना, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड था वो ब्रिटेन के पक्ष में था, क्योंकि ब्रिटेन बहुत ज़्यादा चीज़ इंडिया को एक्सपोर्ट करता था और बहुत कम चीज़ इंडिया से इंपोर्ट करता था। तो जो लाभ होता था उसका इस्तेमाल वो दुनिया के दूसरे देशों से जो व्यापार का डेफिसिट था उसको कंपेंसेट करने में ये लोग करते थे। जो ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल टू बैलेंस द ट्रेड डिफिसिट विद अदर कंट्री, दूसरे देशों के साथ उसको जो व्यापार घाटा होता था उस व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए ये करता था। इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन वर्ल्ड इकोनॉमी बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स ट्रेड। तो इस तरह से आपका ये 2 सेक्शन इस यूनिट का कंप्लीट होता है। बाकी अगले सेक्शन में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे को भी लाभ हो और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।